ऋषभ और मेघना पेशे से जादूगर थे। आए दिन पूरे इंडिया में दोनों के शोज हुआ करते थे और कुछ महीने वो फॉरेन टूर पे रहते थे। उस रात मेघना और ऋषभ सो रहे थे गहरी नींद में जब मेघना ने नींद में ही अपने कानों में साफ साफ सुना, ये तूने ठीक नहीं किया। मेघना चौंक कर एक झटके से उठी, लेकिन पूरे कमरे में सिवाय चलते हुए एसी के कोई भी दूसरी आवाज नहीं थी। और जहां तक कुछ दिखाई देने की बात थी तो अंधेरा घना था जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था। मेघना की नींद चौपट हो गई थी। नींद उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उठ के बस यूं ही बैठी रही काफी देर तक। और जब मेघना को समझ आया कि शायद ये उसका वहम था तो लेटने को हुई। जब उसने बाथरूम से आती हुई एक आवाज को सुना। मेघना उठी और बाथरूम में गई और बाथरूम में जाकर चलते हुए नल को बंद तो किया, लेकिन नल बंद करते ही शावर अपने आप पीछे से चालू हो गया। मेघना तो क्या, कोई भी घबरा जाता। करीबन 10 सेकंड तक तो मेघना अपनी जगह पे डर और हैरानी से किसी बुत की तरह खड़ी, कभी बंद किए नल को तो कभी चलते हुए शावर को देखती रह गई। और फिर जैसे अचानक से किसी पिंजरे में बंद जानवर को खोल देने पर वो भागता है, ठीक वैसे ही मेघना भी भागी और सीधे ऋषभ के पास पहुंच के उसे जगाया और रोती बिलखती घबराती हुई पूरी बात एक सांस में ही बोल गई। ऋषभ उठा और अपने पीछे पीछे मेघना को लेकर बाथरूम में घुसा। मेघना को बाहर ही खड़े रहने का इशारा करके ऋषभ अंदर घुसा और घुसते ही मेघना को उसने आवाज लगाई, मेघना, मेघना कम इन। तो मेघना अंदर आई और इस बार कुछ ज्यादा हैरान हुई क्योंकि शावर और नल दोनों बंद पड़े थे। पूरा का पूरा फर्श सूखा हुआ था। एक भी बूंद पानी की कहीं किसी कोने में नहीं थी। ऋषभ ने प्यार से समझाया मेघना को कि उसने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा जिसकी वजह से उसे ऐसा वहम हुआ। उसे वापस लाकर ऋषभ ने सुलाया और जब तक मेघना ने आंखें बंद नहीं की तब तक वो किसी बच्चे की तरह उसके माथे पर हाथ फिराता रहा। मेघना ने करवट ली और सो गई। यही सोचकर ऋषभ लेटा ही था जब अचानक मेघना पीठ के बल ही लेटी हुई, हवा में हाथों को उठाए हुए एक अजीब सी आवाज में गुर्राने लगी और ऋषभ के देखते ही देखते मेघना ऐसे चीखने चिल्लाने लगी जैसे कोई उसे मार रहा था और ऋषभ उसे पकड़े, रोके या संभाले। उससे पहले ही मेघना अचानक एक झटके से बिल्कुल चुप हो गई थी और करवट लेकर सोने चली गई। ऋषभ ने जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अब तक चीखती चिल्लाती और तड़पती मेघना एकदम अचानक ही गहरी नींद में सो चुकी थी। ऋषभ ने उसे जगाने की कोशिश की। मेघना उठो, मेघना तुम ठीक तो हो ना? मेघना नींद में ही करवट बदलते हुए बोली, सोने दो ना। और इतना कह के मेघना सो गई। ऋषभ ने भी सोचा कि रात कट जाए बस आराम से, सवेरे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। ऋषभ भी करवट लेकर सो गया। 1-2 घंटे हुए थे सोए हुए जब ऋषभ का हाथ नींद में ही मेघना की तरफ गया।
लेकिन नींद में ही ऋषभ फिर किसी अनहोनी की सोचकर उछल के नींद से जागा और देखा तो मेघना उसके बगल में नहीं थी। देखते ही देखते एक आवाज दूसरे कमरे से आई। ऋषभ ने दरवाजे की ओर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था। ऋषभ ने मेघना को एक आवाज लगाई, मेघना, 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 कहां हो तुम? मेघना, मेघना। ऋषभ उठकर कमरे से निकला तो एक आवाज उसने और भी साफ साफ सुनी। मेघना उस बाहर से आती हल्की रोशनी से भरे आधे उजले आधे अंधेरे कमरे में कहीं नहीं दिख रही थी। ऋषभ ने बढ़कर लाइट जलाई। कमरे में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। उसकी जादूगरी के सारे सामान को रखने का कमरा था ये, जहां सारा सामान अपनी जगह पर ही था, लेकिन वो आवाज अब बढ़ती जा रही थी। ऋषभ ने ध्यान से सुना तो वो आवाज उसकी गायब करने वाली अलमारी से आ रही थी, जिसमें इंसान अंदर जाता था और दरवाजा वापस खोलने पर गायब हो जाता था। ऋषभ घबराए कदमों से आगे बढ़ा और धीमे धीमे अलमारी के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाकर अलमारी खोली तो ऋषभ को एक पल को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ किसी ने गर्म तवे पर रख दिए हों और जैसे बाकी बदन से ऐसी बर्फ की सिल्ली बांध दी गई जो पिघल ही नहीं रही थी। घंटों से जैसे बदन सुन पड़ा था उसका। ऋषभ ने एकदम से खुद को झटका और सामने देखा। मेघना अलमारी के अंदर खड़ी थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और वो अपने नाखूनों से उस लकड़ी की अलमारी पे पीछे की दीवार को खुरच रही थी और लकड़ी को नाखूनों से खुरचने की वजह से उसके हाथ से खून बह रहा था। मेघना को ऋषभ ने वहां से खींच कर निकाला तो ऋषभ की बाहों में आते ही एक चीख मारकर मेघना बेहोश हो गई और ऋषभ उसे उठाकर वापस पलंग पर लेटाने को लाया और वापस फर्स्ट एड बॉक्स लाने गया तो नजर अलमारी पर पड़ी। मेघना ने नाखूनों से खुरचकर अलमारी में लिखा था, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऋषभ ने मेघना के हाथों की मरहम पट्टी की और उसे सुला दिया। सुबह होने में बस 4 घंटे ही बचे थे और दोपहर करीबन 2 बजे से ऋषभ का एक शो था। ऋषभ भी सो गया कि थोड़ा सा आराम कर लेगा और सवेरे जब उठा तो मेघना आराम से इधर उधर घर के काम कर रही थी और उसके हाथों में पट्टियां नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी वो। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कोई सपना देखा था या वो सब कुछ सच था। ऋषभ ऐसे ही उधेड़-बुन में हाथ मुंह धोने बाथरूम में गया और शीशे में अपना चेहरा देखते देखते उसने नल चलाकर जैसे ही बहते हुए पानी के नीचे हाथ लगाया तो इतनी तेज एक जलन सी हुई ऋषभ के हाथों में कि उसकी चीख निकल गई और नीचे अपने हाथ देखे तो पाया कि जो चोटें और मरहम पट्टी मेघना के हाथों में होनी चाहिए थी वो दरअसल ऋषभ के हाथों में थी। ऋषभ का दिमाग इस वक्त ऐसे चक्कर खा रहा था जैसे बेहोश होकर गिर पड़ेगा, लेकिन खुद को न सिर्फ तुरंत उसने संभाल लिया बल्कि
अपनी ही मरहम पट्टी करके मेघना को लेकर जल्द से जल्द घर से निकल पड़ा अपने दोपहर के शो के लिए। और जब तक शो की तैयारी होती रही तब तक उसके दिमाग में वही सब चलता रहा। ऋषभ का शो शुरू होते ही उसका दिमाग काफी शांत हो गया था। ऋषभ का आज का शो बहुत अच्छा जा रहा था और शो के आखिर में वो मेघना को लेकर एक जादू दिखाता था। उसे स्टेज पर एक बक्से में बंद करता था और मेघना ऑडियंस में से निकल कर आती थी। ये वही बॉक्स था जिसमें रात को मेघना बंद थी और नाखूनों से खुरच कर लिख रही थी। ऋषभ ने जब बॉक्स खोला तो देखा उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। मेघना को उसमें बंद किया तो इतनी शांति थी लोगों से भरे उस हॉल में कि सुई भी गिरे तो सुनाई दे जाए। ऋषभ पलटा और ऑडियंस को देखकर मुस्कुराया और ठीक ऋषभ के पीछे उस बॉक्स में से धुआं निकलना शुरू हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। ऋषभ ने पलट के देखा तो ऐसा झटका लगा मानो किसी ने बिजली का तार छुआ दिया हो उसके बदन पर। ऑडियंस को लग रहा था जैसे ये भी जादू के खेल का हिस्सा है, लेकिन धुआं तो इसका हिस्सा नहीं था। यही सोचकर ऋषभ ने दौड़ के जितनी देर में बॉक्स खोला तब तक देर हो चुकी थी और बॉक्स खोलते ही तालियों और लोगों के शोर में अंदर मेघना की चीखें सुनाई दे रही थी। मेघना न जाने कैसे बॉक्स के अंदर जब थी तो वहां आग लगने से झुलस चुकी थी और बुरी तरह से चीखे जा रही थी। मेघना को इस जलते हुए हाल में देखकर पूरे ऑडिटोरियम में भगदड़ मच गई। किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां आईसीयू में ले जाते वक्त स्ट्रेचर पे डॉक्टर जब उसे ले जा रहे थे तभी उसने एक अलग ही आवाज में ऋषभ का हाथ पकड़ के कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। सभी को ऋषभ पे ही शक हो रहा था कि उसने ही मेघना को मारने की कोशिश की है। मेघना को आईसीयू में 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जहां उसके पास बैठा ऋषभ अपनी किस्मत को कोस रहा था जब अचानक, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऋषभ कुछ बोलता या करता इससे पहले उसने देखा कि मेघना कमरे के कोने की तरफ उंगली उठाए हुए है। ऋषभ ने रोते रोते उसका हाथ वापस अंदर किया और रोने लगा जब मेघना ने एक आखिरी हिचकी ली। इसकी आवाज सुनते ही ऋषभ का खून सूख गया। उसने मेघना का चेहरा देखा तो घबरा गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी फैली हुई थी, जैसे बहुत भयानक कुछ देखा हो उसने, जिसके ठीक बाद वो मर चुकी थी। ऋषभ को मेघना के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी गई। ऋषभ कितनी भी कोशिश करता कुछ भी नहीं हो रहा था। एक रात अपने बैरक में ऋषभ सो रहा था। नींद में ही उसे वो पल सपने में दिख रहा था जब मेघना का अंतिम संस्कार करते वक्त उसने चिता को आग लगाई थी। मेघना जिसे वो इतना प्यार करता था, एक जीती जागती इंसान कैसे धो धो करके जल रही थी। मेघना की चिता की आग में जैसे जैसे एक एक हड्डी कड़क कड़क के फूट रही थी और आग बढ़ रही थी, वैसे ही नींद में ही ऋषभ को ऐसा लग रहा था जैसे वो आग उसके बदन में लगी थी, जैसे वो खुद जल रहा था। जब एक रोने की आवाज से ऋषभ की आंख खोली और उसने अपने सामने अपने बैरक में मेघना को रोते हुए पाया। ऋषभ के मुंह से उसे देखते ही निकला, मेघना तुम यहां?
मेघना वैसे ही रोते हुए बोली, हमने बहुत गलत किया है ऋषभ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ऋषभ किया हमने। इससे आगे कुछ बोले उससे पहले ही मेघना ने अपने हाथ की उंगली उसके बैरक के एक दूसरे कोने की तरफ उठा दी और उसी तरफ ऋषभ ने जब पलट के देखा तो उसके सामने फूलो खड़ी थी। 12 साल की छोटी सी उछलती कूदती फूलो। ऋषभ जिस बॉक्स में मेघना को बंद करके ऑडियंस में से मेघना को निकालता था उसमें सबसे आसानी से बच्चों को इस्तेमाल किया जा सकता था। इन बच्चों को गांव वगैरह से ऋषभ लेकर आता और ज्यादातर सभी को एक उम्र के बाद हटा दिया जाता था और किसी न किसी जगह नौकरी पे लगवा दिया करता था ऋषभ। लेकिन फूलों के वक्त सब कुछ गलत हो गया। पहले तो उसे उसी के बाप ने ऋषभ को बेचा। ऋषभ भी उसका कुछ खास ख्याल नहीं रखता था और जब फूलों का उसके मैजिक शो में कोई इस्तेमाल नहीं रहा तो ऋषभ पर वो बोझ सी बन गई थी और उसने जो भी मिला उसी के पास बेच दिया। जिसके पास बेचा उसने इंसानों के बाजार में फूलों को जानवर की तरह बेचा और फूलों की जिंदगी का फूल खिलने से पहले मुरझा गया। ऋषभ के पास अब ना तो पछताने का फायदा था और ना ही रोने का और ना ही माफी मांगने का। वो बेहोश हो गया और जब उठा तो वो पागल हो चुका था। ऋषभ को पागल खाने भेजा गया जहां वो रोज पागलों को अपना जादू का खेल दिखाता। 2 साल तक वहां रहने के बाद जब उसे पागल खाने की आदत हो गई तो एक दिन पागलों के बीच पागलों की तरह अपने जादू का खेल उन पागलों के सामने दिखा रहा था और कह रहा था, जादू 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 आता है मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गायब कर सकता हूँ, तुम्हारे ग्लास के पानी को दूध बना सकता हूँ, मैं खुद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ सकता हूँ। यकीन नहीं होता ना? ये देखो मैं कैसे उड़ता हूँ, ये देखो मैं कैसे उड़ता हूँ, मैं कैसे उड़ता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कहते हैं ना कि एक पागल में 4 आदमियों की ताकत होती है। उन सबको धक्के मार के ऋषभ 7वें माले की खिड़की से कूद गया और खून में डूबी उसकी लाश को लावारिस कह के सरकारी दाह संस्कार कर दिया गया। ऋषभ का ट्रुप आज भी दुनिया भर में घूम घूम के शोज करता है और कई बार ऐसा होता है कि खेल बिगड़ते बिगड़ते सब कुछ सही हो जाता है। उनका कहना है कि कोई तो है जो सब कुछ इस मैजिक ट्रुप के लिए ठीक रखता है। शायद ये फूलों ही है।